Good morning, students. Welcome to Monica tutorial classes. This is Monica Agarwal, lecturer in commerce from Double G Triple S हिसा। आज हम कर रहे हैं 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2.2 दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। प्रिंसिपल्स ऑलरेडी हम अपना कल कर चुके हैं। आज हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स की तरफ जाने से पहले मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हम उसको रिव्यू करेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया किसने था, क्या आपको ध्यान है? F.W. टेलर ने, जो कि एक वर्कर से काम करते करते एक कंपनी के मेन इंजीनियर के पद तक पहुंच गए थे, सिर्फ और सिर्फ 6 सालों की कड़ी मेहनत के बाद। तो उन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुआ था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके बेसिस पर उन्होंने ये प्रिंसिपल्स दिए थे और आज हम उन्हीं की टेक्निक्स को पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक्स में इन्होंने 7-8 टेक्निक्स बताई, जिसमें पहली टेक्निक हमारी है फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसे आप कहते हैं क्रियात्मक फोरमैनशिप। क्रियात्मक फोरमैनशिप हमारी क्या है? जैसे याद होगा आपको कि हमने फेयोल के सिद्धांत किए थे। फेयोल के सिद्धांत में उन्होंने सबसे पहला एक दिया था डिवीज़न ऑफ वर्क। याद है आपको? डिवीज़न ऑफ वर्क कि काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, उसको उनकी एबिलिटी के बेसिस पर उनको दे दो, जिसकी जो योग्यता है वो उस काम को करेगा। इससे उनको एक किस्म से आप ये कह सकते हैं कि स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिल रहा था, बहुत फ़ायदा होता है उस चीज़ का। तो वो बात फेयोल भी कह रहे थे और ये भी कह रहे हैं। उन्होंने अपने सिद्धांत को नाम दिया था डिवीज़न ऑफ वर्क, जबकि टेलर ने अब जो अपने सिद्धांत को नाम दिया है वो क्या है? टेक्निक को नाम दिया है फंक्शनल फोरमैनशिप। अब यहाँ पे ये पूरी तरह उसी पे बेस्ड है। इन्होंने क्या किया टेलर ने? इन्होंने इस काम को 2 भागों में बांटा कि कोई भी जो काम है उसको मेन 2 डिपार्टमेंट्स में आप डिवाइड कर दो। वो 2 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं हमारे? एक प्लानिंग, एक प्रोडक्शन। अब प्लानिंग में फर्दर हमारे 4 आ जाएंगे और प्रोडक्शन में हमारे 4 आ जाएंगे। देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से हम समझ सकते हैं इसको। ये हमारा मैनेजर है। इस मैनेजर ने काम को बांटा, एक प्लानिंग ऑफिसर बना दिया और दूसरा कौन सा बना दिया? प्रोडक्शन। ठीक है। अब जो ये हमारा प्लानिंग वाला है, इस पे ये हमारा पहला चलेगा। पहला हमारा क्या है? ये हमारा रूट डिसाइड करेगा, रूट क्लर्क जिसे बोलते हैं। ये क्या कर बताएगा आपको? ये आपको बताएगा कि कौन सा काम किस तरीके से, कितना टाइम लगेगा उसको, कौन सा मार्ग से, किस तरीके से हमने इसको काम करते हुए चलना है। ये सारा उसका रूट डिसाइड करेगा। दूसरा क्या आ गया हमारा? इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या बताएगा कि कौन जो पर्सन है इसको काम करेगा, किस मेथड से उसको करेगा, कौन सी टूल्स यूज़ करेगा, कौन सी मशीनरी यूज़ करेगा, कितने टाइम में कर देगा, वो सारा इंस्ट्रक्शंस दे देगा उस काम से रिलेटेड। फिर थर्ड हमारा कौन सा आ जाएगा इसमें? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या बताएगा? अब वो ये बताएगा कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा, कितनी उस काम की कॉस्ट आएगी, वो चीज़ देखेगा। चौथा फिर आपका ये आ जाएगा डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर आपको क्या बता रहा है? वो ये देखेगा कि जो काम हो रहा है वो सही एक व्यवस्थित ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसमें कोई गलती तो नहीं हो रही है, उस चीज़ को वो देखता है। समझ आई बात आपको? तो ये थे हमारा प्लानिंग ऑफिसर, जिसमें आपके 4 हो गए, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी ऑफिसर। अब प्रोडक्शन ऑफिसर की बारी आती है। प्रोडक्शन ऑफिसर हमारे अब क्या करेगा यहाँ पे? सबसे पहले हम एक लेगा ये टोली नायक। टोली नायक हमारा यहाँ पे क्या है? गैंग बोस। जैसे छोटी छोटी एक किस्म से टुकड़ियों में बांट देना, छोटी छोटी टुकड़ियाँ बांटती जाएंगी। कुछ कुछ वर्कर्स एक एक हो गए तो एक टुकड़ी बन गई, एक उनका गैंग हो गया। एक गैंग हम बोल सकते हैं उसको, एक टोली बन गई ना वो, और उस टोली का जो लीडर होगा वो उनका बॉस हो गया, वो उस काम को देख रेख करेगा।
दूसरा हमारा कौन सा है, गतिनायक कि स्पीड बॉस, कि स्पीड बॉस में कि काम सही गति से हो रहा है या नहीं हो रहा है, किससे होना चाहिए वो भी बताएगा और देखेगा भी सही उस चीज़ को। तीसरा हमारा कौन सा आ गया फिर यहाँ पे, रिपेयर बॉस, कि जो भी मशीनरी में ख़राबी हो रही है, टूट फूट तो चलती रहती है ना काम के दौरान, तो ये उस रिपेयर को देखेगा। एंड द लास्ट वाज जो है आपका निरीक्षक। निरीक्षक आपका क्या करेगा कि वो देखेगा कि सारा ओवरऑल जो एक पर्सन काम कर रहे हैं, अब ये जो सारे लोग काम दे रहे हैं, देखिए चाहे रूट क्लर्क है, किसको काम दे रहा है, श्रमिक को, वर्कर को बता रहा है। इंस्ट्रक्शन कार्ड ने किसको दिया, वर्कर को। टाइम एंड कॉस्ट ने किसको दिया, वर्कर को। डिसिप्लिनरी ऑफिसर ने किसको दिया, वर्कर को। ऐसे ही ये जो गैंग बॉस था हमारा, ये भी हमारा कहाँ जा रहा है, वर्कर तक। स्पीड भी हम किसकी देख रहे हैं, वर्कर की। रिपेयर भी हम किसकी कर रहे हैं, वर्कर की नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वर्कर काम कर रहा है, उस मशीनरी जो टूटी है उसकी, तो अल्टीमेट ये भी उसी के ऊपर बॉस हो गया। और जो भी हमारा इंस्पेक्टर है वो भी उसी की चेकिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक ही काम को हमने छोटे छोटे भागों में बांटा, उसको हमने 2 मेन ऑफिसर्स में बांटा, फिर हमने उसके 4-4 हिस्से करके टोटल उसको 8 पार्ट्स में कर दिया। तो ये हमारी क्या है, फंक्शनल फॉरमैनशिप है। लेकिन इस फंक्शनल फॉरमैनशिप का हमारा क्या चीज़ है, इसका एक वो है कि आदेश की एकता की अवहेलना करता है। आदेश की एकता जो हमारे फेओल ने बताया था उसकी अवहेलना करता है। आदेश की एकता कहती थी कि एक टाइम में एक ही बॉस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्कर के ऊपर एक टाइम में 8-8 बॉस हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, ये है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। कोई भी काम हम करते हैं तो हम हमेशा उससे पहले फिक्स करते हैं उसके कुछ स्टैंडर्ड्स। वो ये नहीं कि हमने जो कुछ सोच लिया अपनी मर्ज़ी से 1 मिनट में कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कुछ हिसाब किताब लगा रहे हैं, पूरा सोच विचार करके उसकी पूरा अच्छे से देखने के बाद आप डिसाइड करते हैं कि एक आदमी कितना काम कर सकता है, उस काम को करने में उसे कितना टाइम लगेगा अगर सही परिस्थितियाँ रहें तो, ठीक है। तो इसके लिए उसको हम जो भी है हम सारा डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हाँ, एक आदमी अगर उसको इतना इतना कच्चा माल दिया जाए, इतनी ऐसी मशीनरी यूज़ करेगा, ऐसी वर्किंग कंडीशंस दी जाएंगी, तो ये सारा काम वो ये करेगा। वो हमारा क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क है। तो एक किस्म से आप ये भी कह सकते हैं, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ की जो डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ होनी है, ये उनकी स्टैंडर्ड्स उनको सेट करने में हेल्प करता है। ये हमारे को बहुत हेल्प करता है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो हम अपने उत्पादों का उत्पादन करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। क्वालिटी के भी हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, लोगों की परफॉर्मेंस का हम स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारे को बहुत इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। थर्ड टेलर ने जो दी टेक्निक वो थी सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या है, सरलीकरण, आसान इजी लैंग्वेज में लिखना। अब जैसे आप देखो कि अगर हम आपको एक एक चीज़ में किसी चीज़ को हम बोलें कि एक मैं आपको कहूँ कि आप याद करिए 1.252, ये इजी रहेगा, या इसके कंपैरेटिवली अगर मैं ये कहूँ 1 है या 2 है या 3 है, ये रहेगा, नो डाउट यही रहेगा। ये वाला इजी नहीं है, है ना, नहीं है ना, तो वहाँ पे हमारा गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे देखिए कि अगर हम इस एग्जांपल में उन्होंने बोला कि जैसे शूज़ हैं, शूज़ आप लेने जाते हो, अपने लिए फुटवेयर्स लेने जाते हो आप, तो क्या बोलते हो, 2.25 साइज़ का शूज़ दे दो हमें, नहीं, आप कहते हैं कि 2, 4, 6, 7 नंबर का हमें शूज़ चाहिए, हमारे पैर का नाप इतना है, हमें इतना दे दीजिए। तो वो किसके लिए कर रखा है, वो सिंप्लीफिकेशन। अगर वो उसी चीज़ को कर देता कि नहीं वो तो 2.25 है, आपका 5.45 आ रहा है, तो वहाँ पे बड़ा टिपिकल सा हो जाता, मुश्किल आती है उसमें, उनको करने में भी, आपको समझाने में भी। तो इसलिए चीज़ों को क्या कर दिया गया है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया कि उससे कॉस्ट भी हमारी कम हो जाएगी, काम भी हमारा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एक यूएसए की कंपनी थी, पहले वो पेपर बनाती थी, उसने डिफरेंट क्वालिटीज़ उसकी निकाल रखी थी। पहले वो 2000 क्वालिटीज़ निकालती थी, लेकिन बाद में उसने 2000 से कम करके उसको कितना कर दिया, 200। सोचो 1800 उन्होंने क्वालिटीज़ अपनी कम कर दी।
उसका फ़ायदा क्या हुआ, लोगों को भी चूज़ करने में आसानी हो जाती है, उनको भी रखने में आसानी हो जाती है। तो मतलब कि जो हमारा ये सरलीकरण है, इससे जो हमारे बिना बात की, जो हम ये कह सकते हैं कि अननेसेसरी जो हमारी वो है ना, कि अगर आपकी कोई भी अननेसेसरी टाइप्स है, क्वालिटीज़ हैं, साइज़ हैं, वेट्स हैं, ये सब ख़त्म हो जाते हैं। तो उन्होंने इसका सरलीकरण कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसको सरलीकरण से करो। नेक्स्ट उन्होंने कौन सी स्टडी बताई, मेथड स्टडी। वो कहते हैं कि आप जब कोई भी एक काम करते हो तो उस काम को करने के तरीके होते हैं, कई तरीके होते हैं। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, कि किस अच्छे ढंग से आप काम कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी आपकी, और कंज्यूमर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। अब देखिए, आपको हिसार से दिल्ली जाना है, तो हिसार से आप वाया रोहतक, बहादुरगढ़ होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको ये पड़ा अप्रोक्सीमेट 180 किलोमीटर। एक रूट है आपको पड़ रहा है, आप हिसार से पटियाला लुधियाना चले गए, फिर वहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ से वो आपको तकरीबन पड़ा 500 किलोमीटर। कौन सा बेटर रहेगा, यही बेटर रहेगा ना, कि जो हमें कम टाइम में हमारे को पहुँचा रहा है, कम टाइम ले रहा है, कम लागत लेगा, हम थकेंगे भी कम, आराम से पहुँचेंगे, तो हमारे को सारी चीज़ें मिल गई, कॉस्ट भी कम, क्वालिटी भी अच्छी, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी हमारी हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने क्या दी, मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं कि टेलर ने ना इसमें क्या किया कि जब एक आदमी काम करता है तो उन्होंने काम के दौरान जो उसकी हरकतें थी ना वो नोट करी। वहाँ पे ऐसा था कि उन्होंने एक नोटिस किया कि एक मकान बनाने वाला था मज़दूर, जो भी मिस्त्री लगा लो कह रहा था, जो क्या कर रहा था, वो ईंटें लगा रहा था। अब आप ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट लगा रहे हैं, तो एक पर्सन चाहिए कि थोड़ी सी दूर ईंटें रखी हैं, वो झुकता है, एक ईंट उठाता है, अपने टोकरे में रखता है, फिर दोबारा झुकेगा, फिर दोबारा वो ईंटें उठाएगा, फिर उसको अपने टोकरे में रखेगा, है ना। इस तरीके से उसने 3-4 ईंटें उठाई, फिर अपना टोकरा उठाया, फिर उसने उसको क्या किया, उस टोकरे को उठाकर दूर तक ले गया, वहाँ उसने टोकरा रखा नीचे मिस्त्री के पास, वहाँ उसने एक एक करके ईंट निकाली। अब वहाँ पे क्या था, एक और मज़दूर खड़ा था, वो एक एक ईंट उठा के, या मिस्त्री जो था खुद ही वो एक एक ईंट के लिए झुकता, उठाता और उसको लगाता था। तो देखो कितने सारे इसमें ज़रूरत होगी ना, कितना सारा इसमें वो थक गया। अब आप बार बार किसी काम को करते हैं, झुकते हैं, फिर होते हैं, झुकते हैं, फिर होते, थक भी जाओगे आप काम को करने के लिए। तो टेलर ने क्या कहा कि अगर हम उसकी मूवमेंट्स कम कर दें, कैसे हम कम कर सकते हैं। अब एक आदमी ऑलरेडी ईंटों के ढेर के पास बैठा है, उसने क्या किया कि उसका वो वहाँ से नहीं हिल रहा, उसका काम क्या है, उसके जो टोकरा है उसमें उनको ईंटों को उसने रख दिया, दूसरे को जाना नहीं पड़ रहा। वहीं से थोड़ी दूर पे एक आदमी और खड़ा है, उसने ईंट वहाँ से उसको पकड़ाई, उस आदमी ने आगे अगले को एक ईंट पकड़ाई, आगे से आगे एक एक ईंट चलती चली गई, मिस्त्री के पास पहुँच गई। कोई भी पर्सन अपनी जगह से हिला भी नहीं, और काम भी जल्दी हो गया, और हरकतें भी कम हो गई। तो ये हमारा क्या था, मोशन स्टडी, कि काम में जो मूवमेंट्स हो रही हैं उनको चेकआउट करना, और जो वेस्ट है, जो लग रहा है कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन हरकतों को हमने ख़त्म कर देना है। फिर आता है इसमें टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहता है कि एक काम को पूरा करने में आपको कितना स्टैंडर्ड का टाइम लगता है, मतलब कितना टाइम लगना चाहिए। इसके लिए वो स्टॉप वॉच देखते हैं, कि आप देखते हैं कि कितनी लागत आएगी, कितने लोग चाहिए, कितने कितने किस तरीके से वो काम करेंगे, और ये सारे काम भी एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ध्यान में रखते हुए होते हैं। फिर आता है फटीग स्टडी, थकान अध्ययन। अब आप देखो, स्टूडेंट्स हो, आप स्कूल जाते हो, स्कूल जब जाते हो आप, तो आप सुबह से पढ़ने लग जाते हो, आपके 7-8 पीरियड होते हैं। तो अगर हम आपको बीच में रिसेस क्यों देते हैं, क्योंकि आप थक जाते हैं। आप पहले पीरियड में जो पढ़ाई करते हैं आप बड़े फ्रेश होते हैं, आप बहुत अच्छे से करते हैं। सेकंड में थोड़ा सा आप डाउन हो जाते हैं, कंपैरेटिवली कम, थर्ड में और फोर्थ में और।
फिर आप थक जाते हो, फिर आपको रिसेस मिल जाती है, फिर आप नेक्स्ट 5th पीरियड में जब आते हो तो आप रिफ़्रेश हो गए बिल्कुल, आपकी बैटरी फिर से चार्ज हो गई। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे एक रेस्ट मिल गया। रेस्ट मिलने से आप फिर से तरोताज़ा एक अच्छा सा फील करते हैं और आप अपना काम और दुगनी तेज़ी से करते हैं। तो यहाँ पे हम यही वर्कर्स के साथ भी बहुत हमें देखना पड़ता है कि अगर आप उन्हें लगातार 8 घंटे काम लोगे तो वो नहीं कर पाएंगे। आपको चाहिए कि वो अच्छा काम करें, तो उससे उनके बीच में हमें थोड़ा सा उनको आराम भी देना है ताकि उनकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे। हम देखें कि एकदम लंबा काम ना दें, वर्किंग कंडीशंस उन्हें अच्छी दें, गलत काम ना दें, वो उसके साथ रिलेशंस हम उनके अच्छे रखें। तो ये थकान के रीज़न हो जाते हैं कि अगर अच्छे रिलेशन नहीं है, वो थक जाएगा, बहुत लंबे से टाइम से काम ले रहे हो, अच्छे एनवायरनमेंट में आप काम नहीं करा रहे, तो वो चीज़ें थका देंगी, जो काम को नहीं करने देंगी। तो काम को अगर आपको अच्छा करना है तो आपको फटीग स्टडी भी ध्यान देनी पड़ेगी और उसको थोड़ा सा रेस्ट भी देना पड़ेगा। ये जो मैं करवा रही हूँ ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकट्ठा रेयर आता है, लेकिन इसमें 2-2 नंबर के शॉर्ट नोट बहुत आ जाते हैं, जिससे आपको पूछ लिया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मोशन स्टडी, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क स्टडी, व्हाट डू यू मीन बाय फटीग स्टडी, एक्सप्लेन इट, तो आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल वेज सिस्टम और डिफरेंशियल पीस रेट। अब टेलर ने क्या किया, वैसे जनरल क्या एक रूल होता है कि एक आदमी इतने घंटे काम करता है मान लो, तो उसे हमने दे दिया कि भाई 400 रुपये की मान लो दिहाड़ी है, भाई पूरा दिन वो काम करेगा तो हम उसको इतना देंगे, ठीक है। लेकिन टेलर ने क्या किया, टेलर कहता कि 2 रेट हमारी होनी चाहिए, एक हाई और एक लो। वो कहता है कि हम हर काम का क्या फिक्स कर रहे हैं, स्टैंडर्ड। जो लोग स्टैंडर्ड तक काम कर रहे हैं या स्टैंडर्ड से ज़्यादा कर रहे हैं उन्हें आप हाई रेट दो, जो लो से काम कर रहे हैं वो लो से दो। जैसे उसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि हमने कहा कि किसी चीज़ में एक आदमी को 100 यूनिट्स बनानी थी एक दिन में, ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड था। अब जिसने बनाई 120 यूनिट, उसको हमने किस रेट से दिया, हाई रेट से दिया। चाहे उसने 100 भी बनाई या 120 बनाई, हमने कैसे दिया, हाई रेट से दिया। लेकिन अगर किसी ने 90 यूनिट भी बनाई तो उसको किस रेट से मिलेगा, लो रेट से मिलेगा। चाहे उसने इवन एक कम भी बनाई होती तो भी हम उसको क्या करते, लो रेट से देते। वो कहता है कि जब उनको इस तरीके से ऊपर नीचे करके मिलेगा, उन्होंने स्किल और अनस्किल्ड वर्कर्स उनके जब बढ़ जाएंगे तो वो काम को अपनी और अच्छे से करने की कोशिश भी करेंगे। और फिर इनका जो लास्ट टेक्निक थी वो क्या थी, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन में क्या था, ये चाहते थे कि दोनों ही, चाहे हमारा कोई मैनेजर है, जो मैनेजमेंट है और जो वर्कर्स हैं, उनके चेंज इन एटीट्यूड, उनकी मनस्थिति में चेंज लाना है। दोनों को क्या दिखाना है, मैनेजमेंट को वर्कर्स की ज़रूरत है, वर्कर्स को मैनेजमेंट की ज़रूरत है, दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। झगड़े का कारण उनका क्या होता है कि वो कहता है मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा मिले, वो कहता है मेरे को प्रॉफिट मिले। तो वो कहता है कि यहाँ पे उनके मन में ये नहीं लाना, उनको मन में ये सोचना है कि वो लाभ कमाएं, ज़्यादा बढ़ाएं उसको। तो जब ज़्यादा लाभ होगा तो बंटवारा तो अपने आप ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ये एक मेंटल रेवोल्यूशन लाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो ये थी हमारी टेक्निक्स ऑफ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर टेलर और फियोल का जो था कि कुछ अगर हम इनकी तुलना करें तो दोनों ही, अगर हम कहें इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, तो दोनों ही मैनेजरियल प्रॉब्लम्स का सॉल्व करती हैं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी बल देती हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आप उसको कर सकते हैं। दोनों ही चाहते हैं गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो, लेकिन कुछ डिससिमिलैरिटीज़ भी हैं इनमें। डिससिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं, जो टेलर है, टेलर ने जो डिफरेंस दिया वो बताता है कि मेन जो देता है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को देता है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। जबकि फियोल ने जो सिद्धांत दिए हैं वो किससे हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। टेलर में यूनिटी ऑफ कमांड नहीं माना जाता, क्यों, क्योंकि एक टाइम में उनको 8-8 पे भी दे रहा है, फंक्शनल फॉर्मैनशिप को वो कर रहा है ना। लेकिन फियोल में वो कहते हैं नहीं, आदेश की एकता मस्ट है, यूनिटी ऑफ कमांड। एक टाइम में आप एक को ही ऑर्डर देंगे, मतलब एक ही बॉस होना चाहिए आपका।
ये विशेष परिस्थितियों में लागू होता है, जबकि फ्योल के जो है वो सारों में लागू होते हैं, इसलिए उन्हें जनरल प्रिंसिपल्स भी कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बने हुए हैं, जबकि जो फ्योल ने दिए हैं वो उनकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है। और मेन जो इन्होंने ध्यान दिया, जो टेलर थे, उन्होंने कहा कि ये जो इजी करता है कार्य को, टाइम मोशन स्टडी के करके हमारे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि ये एक मेन एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार ला रहे थे। ये वर्किंग में उसमें प्रोडक्शन में ला रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन में ला रहे हैं। ये साइंटिफिक उसके थे पर्सनालिटी के, और ये प्रोफेशनल थे। इनके मैनेजमेंट को क्या कहा गया? साइंटिफिक मैनेजमेंट, जबकि इनको क्या कहा गया? जनरल कॉन्सेप्ट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसकी टेक्निक्स क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो आप चाहे जनरल प्रिंसिपल्स भी पढ़ चुके हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स भी पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन तकरीबन साइंटिफिक मैनेजमेंट में से आ जाता है, 3 या 4 नंबर का प्रिंसिपल्स में से भी आ जाता है, और है बहुत आसान। तो इसको अच्छे से करिए, और ये शॉर्ट नोट के बेसिस पर कि 2-2 नंबर के जैसे वर्क स्टडी है, मोशन स्टडी है, ये सब भी आ जाते हैं, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतना ही।